In my previous video, I have explained to you all the principles, 14 principles of management, which was given by Henry Fayol. Okay. Now today we are starting with the scientific principles of management, which is given by Frederick Winslow Taylor, most popularly known as F.W. Taylor. Okay. If you have not watched my previous video based on 14 principles of management, please go to the channel Sabko Jankari. Go to the playlist. There you can find the video based on Henry Fayol principles topic, as well as the whole other videos of whole chapter 1. Okay. Now let's start with scientific management then. Who has given this principle, scientific principles of management? Frederick Winslow Taylor. He was born in USA in the year 1856. He is also known as father of scientific management because he has coined scientific management. Okay, इनको father इसीलिए कहा जाता है क्योंकि scientific management के बारे में इन्होंने ही बात की थी सबसे पहले. Okay, अब देखो, what is scientific management? Scientific management means applying science in each and every field of management. Scientific management का मतलब क्या है? मैनेजमेंट के अंदर आप साइंस को अप्लाई करो. कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किसी भी चीज को आपको इम्प्रूव करना है, तो आपको साइंस को अप्लाई करना है. साइंस को अप्लाई करना है इसका मतलब क्या है? सोचना है, समझना है, एनालाइज करना है चीजों को, साइंटिफिक टूल्स को यूज करना है, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करना है, फिर डिसीजन लेना है. ओके. सबसे पहले इंडस्ट्रियल, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, रिसर्च पेपर भी बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं, ओके, दिए हैं. वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर कि कैसे आप इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज करेंगे और मैनेज करेंगे. और इनका कंट्रीब्यूशन है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक बुक है उसमें. और इन्होंने शॉप मैनेजमेंट, पीस एंड वेज सिस्टम मैनेजमेंट, ऐसी सारी बुक्स भी हैं इनकी. ये सारों के बारे में आप अगर MBA करते हो इन योर फ्यूचर तो आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे. अभी के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए. ओके, तो इससे देखो आप ज़्यादातर क्या है, ये शॉप मैनेजमेंट, ये एक इंडस्ट्री से रिलेटेड है. दूसरा मैंने बताया था इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इससे आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो टेलर जी का जो फोकस था ना, फ्रेडरिक टेलर फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इनका मेन फोकस क्या था? इनका मेन फोकस था इंक्रीज efficiency of workers, not employees, of workers. ठीक है, of workers. And second, optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources. Okay. He has a main concern. He had a main concern on increasing the efficiency of workers and optimum utilization of resources. Okay. अब इन्होंने जो डेफिनेशन दे रखी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की वो देखते हैं. हम बोर्ड पे लिखी हुई है, देखो. Knowing exactly what you want your men to do. पहले आपको खुद को जानना है कि आप आपके अपने वर्कर से क्या करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो. Knowing exactly what you want your men to do, what you want your men to do, and then seeing that they do it in the best and cheapest way. पहले ये जान लो आप कि आप अपने वर्कर से क्या काम करवाना चाहते हो, और उसके बाद ये भी देखो कि वो लोग उस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं एंड इन अ चीपेस्ट वे, मतलब बहुत सस्ते में कर रहे हैं, प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ कर रहे हैं. ये चीज़ों का ध्यान रखना है. ओके. इन्होंने हेनरी फेयोल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए थे, इन्होंने सिर्फ 4 प्रिंसिपल दिए हैं, वो भी बहुत इजी है. अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देख रखा है तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से, मतलब जल्दी समझ में आ जाएगा. बहुत सारी चीज़ें सिमिलर्स भी हैं. ठीक है, ये प्रिंसिपल सिमिलर नहीं है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था उससे आपको आगे की एक्सप्लेनेशन समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी. ओके, थोड़ा सा बोर्ड
बोर्ड क्लीन कर दूँ। सो स्टूडेंट्स, चलो वो 4 प्रिंसिपल्स कौन से है वो देखते हैं। वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या है पहले समझ लेते हैं। देखो पहले क्या होता था, मैनेजर्स जो है ना, जो वो सोचते थे, जो उनको सही लगता था वो करते थे, ठीक है। तो इन्होंने FW टेलर सेड दैट यूज साइंस, अवॉइड रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, जो आप सोचोगे आपके हिसाब से नहीं होगा। आपको साइंस को यूज करना है, आपको साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है, आपको वर्क को एनालाइज करना है और उसके बाद देखना है कि कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ओके कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो देखो हमें क्या क्या साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के अंदर हमें क्या क्या अवॉइड करना है और क्या क्या एक्सेप्ट करना है। देखो हिट एंड मिस मेथड नहीं चलेगा। आप वेरियस मेथड्स को यूज करोगे, ट्राई करते रहोगे, ट्रायल एरर मेथड यूज करोगे एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ओके इंट्यूशंस, जो आप सोचते हो ठीक लगे हैं, ठीक है आपके लिए, बिना जाने कि भाई इसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसी सारी चीजें नहीं चलेगी। एक्सपीरियंस के बेस पे भी डिसीजन आप नहीं लोगे। आप क्या करोगे एज अ मैनेजर, आपको क्या करना है, साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है, उसके बाद साइंटिफिक मेथड को यूज करना है। किसी भी काम को करने से पहले आपको सोचना है, थिंक बिफोर डूइंग। वर्क स्टडीज, जो भी वर्क परफॉर्म करना है उसको अच्छे से स्टडी करो, उसकी अच्छे से एनालाइजिंग करो। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे। देखो आपको क्या करना है, रिप्लेस रूल ऑफ थंब। आपको क्या करना है, रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करना है, किसके साथ, वन बेस्ट वे। ये सारी चीजें करने से आपके पास क्या आएगा, आप वन बेस्ट वे फाइंड आउट कर पाओगे एफिशिएंसी वर्कर्स की इंक्रीज करने के लिए। ओके और उसके बाद उसी बेस्ट वे को यूज करोगे। ओके हिट 10 मेथड नहीं करोगे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चीज़ों को नहीं करोगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैनेजर ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने देखा कि एक दिन के अंदर इन वन डे 1000 गुड्स बन जाते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, 6 डेज के अंदर वर्क को कंप्लीट करने के लिए 6000 का टारगेट दे दिया वर्कर्स को, दे दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, अपने एक्सपीरियंस को यूज किया और कह दिया कि भाई अपना वर्क स्टार्ट कर दो। इन्होंने साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं की, इन्होंने वर्क को एनालाइज नहीं किया कि भाई आज के सिचुएशन में ये 6000 गुड्स 6 डे में प्रोड्यूस हो पाएंगे कि नहीं। नाउ सेकंड प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या है, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सब लोग एक साथ मिल करके अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है सारे लोगों के बीच में। ओके देखो यहाँ पे हेनरी फ्योल ने FW टेलर फोकस्ड ऑन मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है समझते हैं। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करो आप। एक होता है वर्कर्स का पार्ट, एक होता है मैनेजमेंट का पार्ट। ओके वर्कर्स हमेशा क्या सोचते हैं कि मैनेजर्स हमें अच्छी सैलरी नहीं दे रहे हैं, वी आर अंडर पेड, हम जितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें सैलरी, हमें वेज नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिलता है, वेज मिलता है, वेज नहीं मिल रहा है। और उसी दूसरी तरफ अब मैनेजर्स क्या सोच रहे हैं, ये जो वर्कर्स है दे आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है, तो ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। FW टेलर ने कहा है कि देयर शुड बी मेंटल रेवोल्यूशन, देयर शुड बी अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ द पार्टी, देयर शुड बी अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एज वेल एज मैनेजमेंट। ओके दोनों के बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। ओके वर्कर्स को ये सोचना है कि मैनेजर्स हमें खुश रखने की कोशिश करें, दे आर पेइंग अस गुड, और हमें मिसयूज नहीं कर रहे हैं। ओके ऐसा सोचना। और सेम पार्ट मैनेजर्स को क्या सोचना है कि भाई अगर हम कमा रहे हैं, हमारी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो उस पर वर्कर्स का भी हक है। अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हमें वो प्रॉफिट को हमारे वर्कर्स के साथ शेयर करना है। ओके तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ये है, ऐसा कहा है, मेंटल रेवोल्यूशन पे फोकस किया है। क्या करना है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए,
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ये 2 पॉइंट को आपको ध्यान में रख के आप मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है ना, ये सेकंड प्रिंसिपल का ही एक्सटेंशन है, इसी का एक्सटेंशन है। काफी सिमिलरिटी है होगी अगर दोनों इसको एक्सप्लेन करूँ तो आप कहोगे मैम ने तो ये सारी बातें ऊपर भी कह दी थी। आप नाम से ही समझ पा रहे हो, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब कोऑपरेशन की बात करूँ तो किसके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए? वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ। देखो, मैनेजर्स को कोई भी डिसीजन लेना है तो एक बार वर्कर्स की भी राय ले लेनी चाहिए। जैसे आप अगर कोई टारगेट दे रहे हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टारगेट दे रहे हो, ठीक है, उसमें आपने वर्कर्स को इन्वॉल्व नहीं किया, टारगेट दे दिया, और उसके बाद जब वर्कर्स के पास वो टारगेट पहुंचा तो वर्कर्स ने कह दिया नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, 10 डेज के अंदर हम 1 लाख गुड्स बना ही नहीं सकते, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ओके, अब मैनेजर्स को क्या करना पड़ेगा? फिर से मीटिंग बैठानी पड़ेगी, फिर से सोचना पड़ेगा, ऐसा इतना टारगेट देना पड़ेगा जितना वे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे अच्छा तो ये होगा ना, पहले ही अपने वर्कर्स को थोड़ा सा शामिल कर लो, उनकी भी राय ले लो, उनके साथ भी कोऑपरेट कर लो। ओके, तो हमारा वर्क प्रॉपरली परफॉर्म होगा। इंडिविजुअलिज्म मत रखो, मैं मैनेजर हूँ तो मैं वर्कर्स से क्यों बात करूँ, जाके क्यों उनकी राय लूँ, क्यों उनसे सलाह मशवरा करूँ, मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। ऑन द सेम पार्ट वर्कर्स के अंदर भी कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ टारगेट दिया है, अगर मैनेजर जो चाहते हैं वे उनको वर्कर्स को भी वो पूरा करके दिखाना जरूरी है। तभी एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंडस्ट्री में, एक डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन और हार्मनी मेंटेन रहेगी। अब लास्ट पॉइंट है, हम वो डिस्कस करते हैं। मैं बोर्ड क्लीन कर लेती हूँ। सी स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। किसका डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे? वर्कर्स के डेवलपमेंट की बात हो रही है। टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, जितना वे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं उतना उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड प्रॉस्पेरिटी, इसमें क्या हुआ? देखो, 3 चीजें साथ में चलती है। इंडस्ट्री की एफिशिएंसी तब इंक्रीज होगी जब वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अगर वर्कर्स ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे तभी तो इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होगा। और वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे होगी? जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। अब देखो, अगर आप चाहते हो एज अ मैनेजर, आप चाहते हो कि आपकी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी इंक्रीज हो, तो आपको आपकी वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए आपको उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना होगा। जब आप वर्कर्स को सेलेक्ट कर रहे हो तो उनको प्रॉपरली सेलेक्ट करना होगा। ओके, उनके एजुकेशन, उनके क्वालिफिकेशन को देखते हुए उनको टास्क देना होगा, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो हो वो जल्दी ग्रो हो। ओके, इसमें इतना ही है, यही चीज़ें हैं। ये 4 प्रिंसिपल्स यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे की वीडियोस भी मिल जाए। पिछले चैप्टर की वीडियो चाहते हो आप तो आप प्लेलिस्ट में जा